दोस्तों, एक महिला अधिकारी जो कि डीएम के पद पर कार्यरत थी, जब वो प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहले दिन पहुंची, तो वहां पर उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो पहले उनका पति हुआ करता था। ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि अब एक नागा साधु बन चुका था। इसके बाद इन महिला डीएम ने जो किया उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस पूरी घटना के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, जब ये महिला अधिकारी जो कि एक डीएम थी, वो नहा रही होती है, नहाकर बाहर निकलती हैं, तो उनका सामना एक ऐसे नागा साधु से होता है जो कि एक भीख मांग रहा होता है। जैसे ही वो अधिकारी उस साधु को देखती हैं, वो चौंक जाती हैं। बात करते हैं कौन थी ये महिला अधिकारी और कैसे इनका इस साधु से शादी हुआ और कैसे इनकी ज़िंदगी में ये भूचाल आया जब वो इनका पति साधु सन्यासी बन गया। दोस्तों, एक महिला अधिकारी का नाम था कविता। दरअसल कविता का जन्म जिस घर में हुआ था वो बहुत ही आम सा परिवार था। पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, किल्लत थी। इसके बाद होता यूँ है कि जब इनके घर में इनका जन्म होता है तो माँ-बाप ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। पिता दीनदयाल और माता सावित्री यही सोचकर दुखी थे कि इतनी सारी बेटियाँ हुई हैं, अब एक और बेटी हो गई, जबकि परिवार को आस थी एक बेटे की। अब जब बेटा नहीं होता है और बेटी हो जाती है तो ये लोग बड़े ही अनमने ढंग से उसका नाम कविता रख देते हैं। कविता जैसे-जैसे बड़ी होती है, इसकी होशियारी इतनी तेज़ थी, पढ़ाई-लिखाई में इतनी अच्छी थी कि वो स्कूल जाने लगती है। स्कूल वाले भी जब ये देखते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ने में होशियार है, देखने में भी खूबसूरत है, तो उसे बहुत तारीफ़ें मिलती थी। घरवालों पे भी इन बातों का असर पड़ता था। इसके बाद घरवालों की तरफ से हमेशा इस बात को नकार दिया जाता था कि ये लड़की आगे कुछ कर सकती है, हमेशा आगे कुछ बन सकती है, ऐसा कोई मानता नहीं था। जब घरवालों के पास स्कूल की तरफ से और लोगों की तरफ से ये बातें आती थी कि ये बहुत होशियार है, इसे आगे पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, तो उसके पिता जो कि दीनदयाल एक आम व्यक्ति थे, एक आम ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, वो ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इसे ज़्यादा पढ़ाने-लिखाने की, शादी करके इसे चूल्हा-चौका ही तो सँभालना है। और यही तो होता है कि एक आम लड़की की ज़िंदगी घर के बाद, शादी करने के बाद उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ चूल्हे-चौकों तक ही सिमट कर रह जाती है। माँ सावित्री इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती थीं, इसलिए उन्होंने कविता की पढ़ाई-लिखाई में कोई कमी-कसर नहीं छोड़ी। वो ये हमेशा चाहती थीं कि उनकी बेटी वो ज़िंदगी ना जिए जो उन्हें गुज़ारनी पड़ रही है। वो पढ़-लिख कर कुछ आगे बढ़े, कुछ अच्छा भविष्य बनाए और आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करे। इस तरीके से जब दिन गुज़र रहे होते हैं, धीरे-धीरे करके कविता जो थी अब वो 10वीं परीक्षा की पढ़ाई कर लेती है, आगे अच्छे नंबरों से पास होती है, ज़िले में उसका नंबर आता है, अच्छा नंबर आता है। 16-17 साल की एक लड़की जो कि जवानी की दहलीज पर कदम ही रख रही थी, उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। पिता तो यही चाहते ही थे कि जल्दी से जल्दी इसका हाथ पीला कर दिया जाए और ये अपने घर चली जाए। ऐसा ही होता है, जब इस लड़की को इस बात की खबर लगती है कि उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो अपने पिता दीनदयाल और माँ सावित्री से बहुत मना करती है। लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता है और देखते ही देखते 17-18 साल में इस लड़की की शादी कर दी जाती है। बड़े ही दुखी मन से ये लड़की शादी करके अपने घर चली जाती है। दोस्तों, दरअसल घर वालों ने ये देखा कि ये जो लड़का है उसकी उम्र करीब 18-19 साल के आसपास है और लड़की से करीब 2 या 3 साल ही बड़ा छोटा है। तो इस चीज़ को देखकर, और लड़के वालों के पास इतना ज़्यादा पैसा है, प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को देखकर ये लोग पिघल जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जल्दी से इसका रिश्ता इस लड़के से कर दिया जाए, ताकि इतना अमीर घराने का एक खूबसूरत, एक पढ़ा-लिखा, एक कम उम्र का लड़का इनके हाथ लग जाए। ऐसा सोचकर ये लोग उस लड़की का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कविता ने बार-बार ज़ोर दिया कि वो आगे कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन माँ-पिता और लोगों ने मिलकर उसकी शादी करा दी। बड़े ही बुझे मन से जब वो अपने ससुराल पहुँचती है, तो ससुराल में उसके सारे के सारे जो अरमान थे, वो धरे के धरे ही रह गए। ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ उठाने लगती है, सास-ससुर के काम करने लगती है, पति की सेवा करने लगती है। सीधी-सीधी बात करूँ दोस्तों, तो ये एक शादी जो थी, एक बेमेल शादी और एक कम विवाह की बाल विवाह वाली शादी थी, जिसका रिज़ल्ट कुछ और ही आना था, जो कि अपेक्षित था और वो होता भी है। जब ये लड़की कविता अपने घर पर पहुँचती है, ससुराल जाकर वहाँ पर सेवा टहल करती है, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने लगती है, तो धीरे-धीरे करके वो अपने पति को समझती है। उसको समझने के बाद उसे ये कहती है कि उसकी 10वीं तक की पढ़ाई तो हो चुकी है, अब वो 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई पढ़ना चाहती है और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। उसकी ज़िंदगी में कुछ सपने उसने देखे हुए हैं। लेकिन पति जो कि इस चीज़ पे पूरा ध्यान ही नहीं देता था, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है, उसे ताने कसता था। और सास-ससुर भी जब ये देखते हैं कि ये लड़की जो है पढ़ने लिखने में तेज़ है, इसका पढ़ने लिखने की तरफ रुझान है, तो उसे ताने मारना शुरू कर देते हैं, उसे बात-बात पर ज़लील करते हैं। उसे ये कहते हैं कि तुमने अपने घर से दहेज में लाया ही क्या है?
हमारी ज़िंदगी में तो तुम एक जख्म बनकर आ गई हो, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और पति भी जो था वो आए दिन शराब पीकर इस लड़की के साथ मारपीट करता था, पैसों की धौंस दिखाता था। ऐश-आराम की ज़िंदगी जीने वाला ये लड़का कभी उस लड़की की कीमत समझ ही नहीं पाया। दोस्तों कहते हैं कि किसी चीज़ की कोई इंतहा होती है, जब इंतहा ख़त्म हो जाती है, बर्दाश्त के पार कोई चीज़ चली जाए तो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही आता है। इस केस में भी यही होता है। जब कविता की ज़िंदगी में उसके ससुराल वालों ने, उसके पति ने नरक करके रख दिया और उत्पात मचा कर रख दिया, तो एक रोज़ कविता बड़े ही बुझे मन से, बड़े ही दुखी मन से अपने ससुराल से निकल कर अपने मायके आ जाती है। मायके में तो वो ये सोच कर आई थी कि उसके परिवार वाले, उसके घर वाले उसकी बात को समझेंगे, उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसके इस फैसले पर उसकी सहमति ज़ाहिर करेंगे। लेकिन होता कुछ और ही है। मायके वालों ने उसे वापस समझा-बुझा कर उसी के घर में वापस भेजने के बारे में कह दिया, जिसे सुनकर कविता बुरी तरीके से टूट जाती है। अब जब वो अपने घर में बैठकर रो रही होती है, उसे ससुराल जाना होता है, तो अचानक उसकी एक सहेली जिसका नाम सरोज था वो आती है और वो उस सहेली से ये कहती है कि कविता क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो और तुम्हें पता है तुमने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और तुम्हारा नंबर बहुत ही अच्छा आया है। जिसके जवाब में कविता बड़ी दुखी हो जाती है। कविता कहती है कि मैं सब समझकर भी अब कुछ कर नहीं सकती, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी नहीं चल रही है। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं और मेरा जो पढ़ाई का सपना था वो लगता है अब शायद कहीं टूट ही चुका है। कविता जब इस तरीके से अपनी सहेली सरोज से कहती है, तो सरोज उसकी बात पर बहुत दुखी हो जाती है और वो ये कहती है कि देखो कविता, मन छोटा करने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम कुछ करना चाहती हो, तुम कुछ बनना चाहती हो और तुम चाहती हो कि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करके कुछ आगे बन सको, तो तुम्हें अपने घर को छोड़ देना चाहिए। और अगर मायके वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें मायके से हटकर बाहर जाकर कहीं कुछ करना चाहिए। कविता के दिमाग में ये बात कहीं न कहीं क्लिक कर जाती है और वो ये सोचती है कि अब वो अपने ससुराल को तो छोड़ ही चुकी है, वो अपने इस मायके को भी छोड़ देगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी के उस सपने को पूरा ज़रूर करेगी, जिसके ख्वाब उसने अपनी जागती आँखों से देखे थे। ऐसा सोचकर कविता अपने मायके से भी निकल पड़ती है और अपने पास के जो कुछ पैसे उसने इकट्ठा किए थे, अपने ससुराल की जो कुछ नकदी और कुछ ज़ेवर उसने अपने पास सुरक्षित रखे थे, उन सभी को वो इकट्ठा करके दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है। दोस्तों फिर इसके बाद जब कविता दिल्ली की तरफ रवाना होती है, तो वो जाकर वहाँ पर अपनी एक सहेली के पास रुकती है। सहेली के पास रुककर वो उसे सारा माजरा बताती है और सहेली के साथ ही वो हॉस्टल में एक रूम शेयर करके रहने लगती है। इसके बाद कहानी कुछ और ही मोड़ लेती है, जो कि बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस कहानी का अंत जब आप सुनेंगे तो आप भी सुनकर खुश हो जाएँगे, आपकी भी मन को बहुत शांति मिलेगी कि बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। दोस्तों होता यूँ है कि जब कविता अपनी सहेली के पास रह रही होती है, उसके साथ पढ़ाई-लिखाई कर रही होती है, तो वहीं पर रहकर वो एक स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए 11वीं में एडमिशन लेती है। स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति और वज़ीफ़ा लेकर वो आगे की पढ़ाई पूरी करती है। 11वीं पूरी करने के बाद वो वहीं से 12वीं भी करती है और जब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई छात्रवृत्ति और वज़ीफ़े के सहारे कुछ पर्सनल कोचिंग्स पढ़ाकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, तो अब वो ये समझती है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए आईएएस बनना है और आईएएस बनने के लिए वो अपनी नई पढ़ाई पढ़ने लगती है, एक बीए के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। दोस्तों उसकी किस्मत और मेहनत जो थी उसका हमेशा साथ देती गई और ये कविता अपनी बीए की पढ़ाई को भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करती है। पास करने के बाद जब उस कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन होता है, तो वहीं की एक डीएम अधिकारी को बुलाया जाता है, जो कि चीफ गेस्ट थी। चीफ गेस्ट बनकर जब वो उस फंक्शन में बोल रही होती हैं, तो कविता ने जानबूझकर सबसे आगे की सीट पर जाकर अपना बैठने का पूरा सेटिंग बनाया था और वो वहीं पर बैठती है और वो मैडम की हर एक बातों को, उनकी हर एक लहज़े को, उनकी हर बातचीत को बड़े ही ध्यान से सुनती है। कविता की इन सारी चीज़ों को देखकर डीएम अधिकारी भी जो थीं, वो बहुत ध्यान देती हैं, बहुत नोटिस करती हैं और जब फंक्शन ख़त्म होता है, जब डीएम अधिकारी जो थीं अपनी घर की तरफ रवाना होने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ रही होती हैं, तो कविता भागते हुए उनके पास जाती है और उनसे बातचीत करने का प्रयास करती है। कविता को देखकर वो तुरंत पहचान लेती हैं और बोलती हैं कि हाँ बेटा, ये बताओ कि तुम मेरे पास इतनी ध्यान से क्या देख रही थी और अब तुम्हें अचानक से क्या काम आन पड़ा है कि तुम मेरे पास आई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। इसके जवाब में कविता अपनी ज़िंदगी की कुछ पन्नों को उनके साथ साझा करती है, जो उसके साथ दुख भरे लम्हे थे वो उनसे बताती है और वो ये कहती है कि वो यहाँ तक की पढ़ाई अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर हासिल कर चुकी है। वो आगे आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए और किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके वो एक सफल आईएएस अधिकारी बन सकती है। अपनी प्रेरणा स्रोत के रूप में
सामने खड़ी एक डीएम अधिकारी को देखकर डीएम अधिकारी भी बहुत खुश होती हैं। वो उसे सारी गाइडेंस देती हैं और उसे ये बताती हैं कि तुम इन तरीकों को फॉलो करते हुए एक सफल डीएम अधिकारी के तौर पर काम कर सकती हो, बन सकती हो। दोस्तों, डीएम अधिकारी जो कि इस कविता को पूरी गाइडेंस देती हैं, पूरी सजेशन देती हैं और डीएम अधिकारी की ही एक सिफारिश पर उसे पास ही के कोचिंग सेंटर में उनकी सिफारिश के आधार पर उनकी बातों से प्रसन्न होकर पास ही के कोचिंग सेंटर में इस लड़की कविता को एडमिशन मिल जाता है। कविता वहाँ जाकर पढ़ाई करने लगती है और पढ़ाई करते हुए वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अच्छे नंबरों से पास होती जाती है। मॉक इंटरव्यू हो या फिर रिटन का एग्ज़ाम, कविता ने हर जगह पर अपनी सफलता के झंडे गाड़े और एक सफल प्रतिभाशाली छात्रा की तरह अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सबकी चहेती बन गई। सभी को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अगर कविता इस एग्ज़ाम में बैठेगी तो उसका नंबर ज़रूर आएगा और वो एक अधिकारी बन सकती है। दोस्तों, कहानी में यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जब कविता की ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स ने दस्तक दी जो कि एक अलग ही बैकग्राउंड से आता था और बहुत ही गरीब और कविता की ही तरह बहुत ही कष्ट और परेशानियों का सामना करते हुए इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी प्रकार से एडमिशन लेकर आईएएस की तैयारी कर रहा था। जब कविता का ये दोस्त रवि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कविता से मिलता है तो कविता की बातों से, कविता के बात व्यवहार से और उसके पढ़ने की इतनी तेज़ स्किल्स से वो बहुत प्रभावित होता है। कविता से वो ये कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और कविता और रवि अब दोनों एक साथ मिलकर बातचीत किया करते थे, पढ़ाई लिखाई किया करते थे। ग्रुप स्टडीज़ में भी इनका बहुत अच्छा मन लगता था। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जो दो लड़का और लड़की एक साथ होते हैं तो ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में तब्दील हो जाती है और यही होता है कविता और रवि के साथ। अब कविता और रवि दोस्ती के रिश्ते से हटकर एक प्यार भरे रिश्ते में आ जाते हैं, जहाँ पर कविता और रवि अब अपनी ज़िंदगी के नए सपने बुनने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम दोनों में से चाहे जो भी या हम दोनों अगर आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो हम दोनों की ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। हम दोनों आगे चलकर इस रिश्ते को शादी के रिश्ते में तब्दील करेंगे। दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद जब शादी होगी तो ये बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता हमारी ज़िंदगी तक हमारे साथ ही चलेगा। ऐसा सोचकर कविता और रवि अब साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा की तरफ देखने की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, होता कुछ और है। एक और जहाँ कविता पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, उसका ध्यान जो था लव की पहले पढ़ाई पर था, वहीं जो रवि था, अब रवि जो था वो पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देता था और कविता के पीछे ज़्यादा ध्यान देता था। इसके नज़रिए के कारण रवि जो था अब पढ़ाई में धीरे धीरे करके वो पीछे छूटने लगता है और कविता जो कि अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी, उसे आईएएस बनना ही बनना था, वो अपनी पढ़ाई के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। और कविता और रवि ने अब धीरे धीरे करके जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था वो बदलने लगा था। दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि अब जब रवि ये देखता है कि कविता पढ़ाई में आगे निकल रही है और वो हर एग्ज़ाम में, हर टेस्ट में, हर मॉक इंटरव्यूज़ में फेल हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो एक रोज़ रवि अपनी प्रेमिका कविता से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अब पढ़ाई में पीछे हो रहा हूँ, मेरी उतनी क्षमता नहीं रह गई है, मैं तुम्हारे पीछे अब इस कदर दीवाना हो चुका हूँ कि मैं पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छे नंबरों से पास हो और अगर तुम चाहोगी, अगर तुम एक बड़ी सफल अधिकारी बन गई तो हम ज़रूर शादी करेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ना नहीं चाहता। कविता भी इस बात को पूरी अच्छी तरीके से समझती थी। वो अपने प्रेमी रवि को पूरी तरीके से समझाती है, उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम पास हो या फिर ना पास हो, हम दोनों का ये रिश्ता हमेशा चलता रहेगा। दोस्तों, इसके बाद वो दिन आ जाता है जब आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा का एग्ज़ाम आने वाला था। रवि और कविता दोनों एक साथ एक कोचिंग सेंटर से निकलते हुए एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, जहां पर परीक्षा के परिणाम जब निकल कर के सामने आते हैं, आईएएस की परीक्षा का प्रीलिम्स रिजल्ट निकलता है, तो उम्मीद के अनुसार कविता जो थी वो एक अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन जो रवि था वो अच्छे नंबरों से फेल हो चुका था। रवि इस चीज़ को देखकर बहुत दुखी होता है, बहुत निराश होता है, लेकिन वो अपनी प्रेमिका कविता की जीत पर, उसकी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान देने की, उसकी इस रवैये पर, उसके पास होने पर बहुत खुशी भी जाहिर करता है। इसके बाद जब मेंस के एग्ज़ाम्स की तैयारी आती है तो अब रवि जो कि इस दौर से पूरी तरीके से बाहर हो चुका था, वो अपनी प्रेमिका कविता को ये कहता है कि
तुम अब इस पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान दो, मैं कुछ समय के लिए तुमसे दूर हो जाता हूँ, नहीं तो तुम भी मेरे कारण इस परीक्षा से निकल जाओगी और तुम भी हो सकता है कि फेल हो जाओ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, कविता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए अब रवि और कविता बहुत कम मिला करते थे, बहुत कम बातचीत किया करते थे। और वहीं कविता ने अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत जो थी वो इसी आईएएस परीक्षा के एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए लगा दी थी। प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद अब मेंस की तैयारी कविता जमकर करती है। कविता उस एग्जाम को भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाती है। और अब बात आती है मेंस के बाद इंटरव्यू की। इंटरव्यू में कविता का कोई शानी ही नहीं था। उसने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्स के बाद इंटरव्यू को फेस किया। इंटरव्यू में सभी सिलेक्टर्स ने उसे बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए और अब कविता एक सर्टिफाइड आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी, जो कि अपने ज़िले, अपने नाम, अपने माँ बाप के नाम और अपनी ज़िंदगी को भी गौरवान्वित महसूस करा रही थी। दोस्तों, इसके बाद कविता का प्रेमी रवि जब उससे मिलता है तो बहुत खुश होता है। इसके बाद कविता अपने प्रेमी से ये पूछती है कि माना कि तुम पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, माना कि हम मिल नहीं सके, माना कि हमारे बीच दूरियां आ गई, लेकिन क्या तुमने फिर से ट्राई किया? इसके जवाब में रवि कहता है कि मैंने 2 बार 3 बार फिर से ट्राई किया, लेकिन मैं अब परीक्षा पर उतनी पकड़ नहीं बना सका और मैं आईएएस के एग्ज़ाम में, हर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फेल होता गया और मैं आईएएस नहीं बन सका। लेकिन कविता, जो कि आईएएस बन चुकी थी, उसके अंदर रंच मात्र का भी अहंकार या घमंड जो था वो नहीं था। और अब कविता जो थी अपने प्रेमी रवि से शादी करना चाहती थी। इसके लिए उसने रवि को अपने पास बुलाया, उससे बैठाकर बातचीत करी और जब रवि ने उससे कहा कि क्या तुम अब मुझसे शादी करना चाहती हो, क्योंकि अब तुम एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी हो, तो हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ भी सकती हो, इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन कविता जो थी, उसने रवि से सच्चा प्यार किया था। वो उसे रवि के सामने अपनी ज़िंदगी के उन बीते हुए पन्नों की वो किताब खोलती है, जहाँ पर उसने कई दर्द भरे स्याही से अपने कई ज़ख्मों को लिखा और उसे पढ़ा था, कई ज़िंदगी के दर्द भरे लम्हों को जिया था। जब रवि कविता की ज़िंदगी के उन पन्नों को पढ़ता है, तो रवि भी अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो भी रोने लगता है और कविता को समझाता है। वो ये कहता है कि ठीक है कविता, तुम्हारी ज़िंदगी में अब तक जो भी दर्द आए, उन सभी को तुमने झेला, पार किया और आज एक सफल मुकाम तक पहुँची हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने उस पति से तलाक ले लो, जिसने तुम्हें बहुत ही बचपन में ही छोड़ दिया था, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया। इसके बाद कविता जो थी वो अपने पति के पास डिवोर्स का लेटर भेजती है, लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर किस्मत का कोई खेल, जब भी कविता ने अपने पति के पास डिवोर्स के लिए एक लेटर भेजा, वो लेटर हमेशा खाली ही आया करता था। उस लेटर का कभी कोई जवाब ही नहीं आया करता था। इधर रवि और कविता इस लेटर के इंतज़ार में वक्त गुजार रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब आगे किया क्या जाए। दोस्तों, इसके बाद जब ट्रेनिंग पीरियड भी बीत जाता है और कविता ट्रेनिंग के बाद अपने घर पर आती है, घर पर आने के बाद उससे पहली जो पोस्टिंग मिलती है वो उत्तर प्रदेश के एक लखनऊ ज़िला में उसकी पोस्टिंग होती है। लखनऊ ज़िला में काम करते हुए उसे अपने घर की याद आती है। वो अपने घर पर आती है। घर आकर जब वो अपने माँ पिता से मिलती है, अपने घर पर पहुँचती है, तो सभी उसे देखकर रोने लगते हैं। इतने सालों के बाद कोई एक बड़ी अधिकारी के रूप में लाल बत्ती गाड़ी लेकर कोई उसके दरवाजे पर आया है। इस चीज़ को देखकर पूरे गांव वालों का और उस माँ बाप का जो सीना था वो फक्र से चौड़ा हो जाता है और माँ सावित्री अपनी बेटी को देखकर रोने लगती हैं। वो उसे प्यार से गले लगा लेती हैं और पिता दीनदयाल, जो कि अपने किए पर पछता रहे थे, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर ये कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम नहीं जानते थे कि हमने किसी की ज़िंदगी इस तरीके से तबाह कर दी है और हमें इस बात का बहुत दुख है। लेकिन बेटी जो थी कविता, उसके मन में इस तरीके कोई गिला शिकवा ही नहीं था। वो अपने माँ बाप के पास बहुत प्यार से मिलती है। उनके साथ कुछ वक्त रहकर वो उस घर पर जाने का प्लान बनाती है, जहाँ की वो बहुत सालों पहले उस घर की उन गलियों, चौबारों, उन रास्तों को और उस दहलीज को छोड़कर आ गई थी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कविता के ससुराल की। जब कविता अपने ससुराल की तरफ पहुँचती है तो दिखती है कि वो ससुराल का वो घर बदल चुका है। उस घर में अब कोई रह ही नहीं रहा है। उस घर का मालिक अब कोई और हो चुका है और अब कविता को ये पता नहीं चलता है कि उसके ससुराल वाले जो थे वो गए कहाँ, उनका हुआ क्या। दोस्तों, इसके बाद कहानी का दिलचस्प और आखिरी मोड़ तब आता है जब कविता अपने घर पर रहते हुए ये सोचती है कि अब वो प्रयागराज की इस महाकुंभ के आयोजन में जाएगी, वहाँ की तैयारियों को देखेगी, वहाँ से कुछ सीखेगी, साधु संतों का आशीर्वाद लेगी और पवित्र संगम में स्नान करके वो अपने काम पर वापस लौट जाएगी। इसके बाद जब कविता प्रयागराज पहुँचती है, प्रयागराज में रुक कर वो एक दिन रुक कर वहाँ पर जायजा लेती है, सारी चीज़ों को देखती है
और जब वो पहले दिन का गंगा स्नान करके वापस आ रही होती है, तो उधर से एक भीड़ से दौड़ता हुआ एक नागा सन्यासी, एक नागा साधु बहुत तेजी से आता है और कविता के पैरों को पकड़ लेता है। उससे माफ़ी मांगने लगता है, उससे कुछ भिक्षा भी मांगने लगता है। उससे ये कहता है कि कविता मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अचानक से एक नागा सन्यासी को अपनी तेजी से भागता हुआ अपनी ओर आता हुआ देखकर कविता चौंक जाती है और उससे भी बड़ी हैरत उसे ये होती है कि इतना बड़ा नागा सन्यासी उसे उसके नाम से कैसे पहचानता है, आखिर ये है कौन। जब कविता उस नागा सन्यासी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती है। नागा सन्यासी कविता के पैरों से उठकर खड़ा होता है और अपने चेहरे पर से, अपने माथे पर से मसान की भस्म और उस राख को जब हटाता है तो कविता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कविता की आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़ते हैं। कविता का जो दामन था वो आंसुओं से भीग जाता है और कविता का भावना, कविता के विचार जो थे पूरी तरीके से बदल जाते हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसी का पति था जो कि उसे बहुत पहले ही छोड़ चुका था, बहुत पहले ही उसकी ज़िंदगी से जा चुका था। दोस्तों, इसके बाद होता यूँ है कि जब कविता अपने इस पति से पूछती है कि आपकी ये हालत कैसे हो गई, आपने संन्यास क्यों ले लिया और आपने ज़िंदगी से ही इस तरीके से दामन क्यों छुड़ा लिया, तो उसका पति जो था दीपक, वो उससे ये कहता है कि कविता, जब तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई और उसके बाद जब मैं और ज़्यादा शराब पीने लगा, धीरे-धीरे करके मेरे पैसे ख़त्म होने लगे, तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि तुम जो थी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर आई थी। जब तुम चली गई तो मेरे पास से मेरी लक्ष्मी, मेरी खुशियाँ, सब कुछ मुझसे रूठ गई, सब कुछ तुम्हारे साथ ही चला गया। धीरे-धीरे ये जो घर था वो कंगाली की तरफ आने लगा और मेरे माता-पिता जो थे उससे बातचीत नहीं करते थे। और इधर जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, मेरे यार दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, मैं कर्ज़े में आ गया, तो मैंने एक रोज़ इस घर को ही छोड़ दिया और मैं जाकर सन्यासी बन गया। जब मैं सन्यासी बन जाता हूँ तो मेरे माता-पिता को जब इस तरीके से इस घटना का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुःख हुआ और अपनी ग्लानि में ही उन्होंने इस ज़िंदगी को देखते ही देखते अलविदा कर दिया। इस तरीके से अब न मेरा कोई घर बचा, न मेरे माता-पिता बचे, न मेरी कोई ज़िंदगी ही बची। अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि मैं दीपक बनकर जिस समाज में रह रहा था, तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, तुम्हारी ज़िंदगी में और समाज में मैंने अंधेरा ही किया। अब मैं ये चाहता था कि मैं सदानंद बनकर, सदानंद सन्यासी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हूँ और मैं सदानंद बनकर समाज को, लोगों को एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकूँ, एक अच्छी शिक्षा दे सकूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी जो मैंने गलत किया, जो मैंने बुरे कर्म किए, उन्हें बिता कर, उन्हें काट कर प्रायश्चित कर सकूं, ईश्वर का भजन कर सकूं और संन्यास लेकर अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दूं। ऐसा कहकर दीपक, जो कि अब सदानंद सन्यासी बन चुके थे, वो रोने लगते हैं और इधर जो कविता थी वो भी रोने लगती हैं। आसपास का माहौल पूरा गमगीन हो जाता है और इधर जो कविता थी, कविता अपने बारे में बताती हैं, उसे ये कहती हैं कि आपसे छूट कर जाने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से, एक नए सिरे से ढालना शुरू किया और मैंने आगे की पढ़ाई पूरी करी। मैं एक सफल IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ, लखनऊ में पोस्टेड हूँ और मेरी भी ज़िंदगी आगे बढ़ गई। जब सदानंद ये पूछते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आया, क्या आपका कोई भविष्य बना, तो कविता ये बताती है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी मेरी ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला एक युवक आया जिसका नाम रवि है और अब मैंने और रवि ने ये फैसला किया है कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपसे तलाक लेना, आपसे कानूनी मंजूरी लेना बहुत ही ज़रूरी था। इसके लिए मैंने आपके पास, आपके घर पर कई सारे लेटर भी भेजे, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आता है। कविता जब इस तरीके से अपने पति सदानंद से कहती है तो सदानंद ये कहते हैं कि ठीक है कविता, अगर तुम ये चाहती हो और मैंने भी अपनी ज़िंदगी छोड़ दी है तो मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ। कानूनी प्रक्रियाएं वहीं पर पूरी कर ली जाती हैं और सदानंद, जो कि इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को ही अलविदा कह चुके थे, संन्यास का एक बाना चोला पहन चुके थे, कविता को तत्काल तलाक दे देते हैं। कविता तलाक का पेपर लेकर अपने प्रेमी रवि के पास जाती है, उसे सारा किस्सा बताती है। सारा माजरा बताने के बाद बहुत जल्द एक शुभ मुहूर्त देखकर कविता और रवि एक परिणय सूत्र में बन जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो ये दोनों अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशियों से गुजार रहे होते हैं। रवि, जो कि कविता के निर्देशन में पढ़ाई करना शुरू करता है, 3 बार के अटेम्प्ट्स में भले ही वो फेल हो चुका था, लेकिन जब वो चौथा अटेम्प्ट देता है, कविता उसे पूरी तरीके से गाइडेंस देती है, समझाती है, उसे खुद अपनी निगहबानी में पढ़ाती है, लिखाती है। तो रवि भी चौथे अटेम्प्ट में IAS की परीक्षा क्लियर कर लेता है
और जब रवि भी एक आईएएस बन जाता है तो रवि और कविता दोनों ज़िंदगी के नए खुशियों को लूटने लगते हैं और सफल आईएएस ऑफिसर बनकर अलग अलग ज़िलों में पदभार संभाल लेते हैं। कविता ने, जो कि बाल विवाह से पीड़ित थी, बाल विवाह के बाद उसने कई सारे काम किए, कई सारी लड़कियों को सशक्त बनाया, पढ़ने लिखने की काबिल बनाया, योग्य बनाया, उनकी ज़िंदगी में कई सारी खुशियों के रंग भरे। और इधर जो रवि था वो भी कई सारे लोगों के लिए, जो कि पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति खराब हुआ करती थी, उनके लिए कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कराई, उनके लिए कुछ अच्छे काम किए। और इस तरीके से ये दोनों, रवि और कविता, समाज में कुछ अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। आईएएस के पद पर रहते हुए इस काम को करने में उन्हें ज़्यादा मुश्किलें भी नहीं आती हैं और इस तरीके से आईएएस पद पर काम करते हुए दोनों को एक लंबा वक्त हो चुका है। और इधर कविता ने ये सीख दी, ये संदेश दिया कि अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी में लाख मुश्किलें हो, लाख कठिनाइयाँ हों, तो हमें उन मुश्किलों से परेशान होना या घबराना नहीं चाहिए। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए और इस बाल विवाह की जैसी कुप्रथा को तोड़ते हुए कविता ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, कई सारी लड़कियों को प्रेरित किया, कई सारी लड़कियों को उनके सपने पूरे करने के लिए एक नई सोच दी, एक नई शक्ति दी। और उन्होंने ये सिखाया, ये बताया कि हमें अपने प्रति जो हो रहे प्रताड़ना है, जो हमारे प्रति हो रहा अन्याय है, उसके प्रति शांत नहीं रहना चाहिए। अगर दिल में कुछ कर दिखाने का जज़्बा हो, अगर कुछ कर दिखाने की उम्मीद हो, कुछ इच्छाएँ हों, तो हमें उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, तो ये थी खूबसूरत सी, बहुत ही दिल छू लेने वाली सच्ची घटना, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी। मुझे आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप बाल विवाह और इस तरीके की कुप्रथाओं पर और महिला के प्रति जो उत्पीड़न हो रहे हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, उनके साथ जो पुरुष मारपीट करते हैं, उनकी इज़्ज़त को नहीं इज़्ज़त समझते, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनके साथ कई तरीके के शोषण किए जाते हैं, इन सभी विचारों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये जो कहानी है, एक सीख देने के लिए है, एक शिक्षा देने के लिए, एक संदेश देती है, जो कि आज भी समाज में कई तरीके की कुप्रथाएँ हैं, कई तरीके की कुरीतियाँ हैं, जो कि ख़त्म नहीं हुई हैं। हाँ, कम ज़रूर हुई हैं, लेकिन हम चाहते हैं, सच्ची घटना चैनल ये चाहता है कि इस स्टोरी के माध्यम से सभी के बीच एक खूबसूरत सा संदेश जाए, जो कि आपको कहीं न कहीं से कुछ सीखने में मदद दे सके। कमेंट करके इस मुद्दे पर, इस खूबसूरत सी कहानी पर अपने विचार, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की कवच स्टोरी पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। हम अगली वीडियो में आपका नाम, आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लेंगे। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के लिए हमें यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और हम आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टेक केयर।